तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक तेरा रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत ही पलट जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड आउट विद जीतू पर। आज से मैं हिंदी भाषा में व्याकरण को बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप किसी भी राज्य में कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, ये टॉपिक हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना व्याकरण के आप हिंदी कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए फिर शुरू करते हैं। व्याकरण की परिभाषा समझते हैं। व्याकरण वह विद्या शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते लिखते हम समझते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना व समझना ही व्याकरण है। उदाहरण देख लेते हैं। मैं स्कूल को जाता हूँ, ये अपने आप में अशुद्ध वाक्य है। इसका सही शुद्ध वाक्य है मैं स्कूल जाता हूँ। बिना व्याकरण की भाषा और बिना भाषा के व्याकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। व्याकरण की परिभाषा से स्पष्ट है कि व्याकरण भाषा पर आधारित है और भाषा व्याकरण पर। तो आज हम शुरुआत भाषा से करते हैं। देख लेते हैं भाषा को। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर अपना विचार सरलता से, स्पष्टता से एवं निश्चिततापूर्वक पूर्णता के साथ प्रकट करता है, भाषा कहलाता है। भाषा के अंग देख लेते हैं। वाक्य, शब्द, मूल ध्वनि, ये तीनों भाषा के अंग हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। भाषा के रूप को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा देखते हैं। जब हम अपने मन के विचार को बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों को समझाते हैं जिससे हमारी बात दूसरे को स्पष्ट रूप से समझ आ जाए, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे समाचार वाचिकाओं द्वारा समाचार को पढ़कर सुनाना। जब हम टीवी पर समाचार सुनते हैं तो स्पष्ट रूप से हम समझ लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रही है। इसमें लिखित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा नेताओं का भाषण, यह भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। इसमें ध्वनियों का उच्चारण होता है, अक्षरों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन व्यवहार में लिखित भाषा जितना शुद्ध नहीं होता है। अगला देखते हैं लिखित भाषा। जब हम हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण समझते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर परीक्षा देना लिखित भाषा का ही उदाहरण है। इसके अलावा छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, लिखित रूप में अक्षरों का प्रयोग होता है, ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता है। यह भाषा का मौखिक रूप पहले आता है, बाद में लिखित रूप आता है। लेकिन लिखित भाषा भाषा को सुव्यवस्थित करता है, उसे मानक रूप प्रदान करता है। अगला देखते हैं हम बोली। लोग अपने समूह या घरों में बोलचाल के लिए जिस स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं उसे ही बोली कहते हैं। भाषा अलग है, बोली अलग है। ये अपने एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला भाषा है जिसको बोली का रूप प्रदान किया जाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। अगला है उपभाषा या विभाषा। बोली जब अधिक परिष्कृत एवं संपन्न होती है तो बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है, अर्थात भाषा से नीचे व बोली से ऊपर, ये उपभाषा कहलाता है। इसका व्यवहार क्षेत्र बोली से अधिक होता है। अगला समझते हैं संपर्क भाषा। किसी भी बहुराष्ट्रीय राष्ट्र में प्रयोग में लाने जाने वाली ऐसी भाषा जिसका प्रयोग उस राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता परस्पर संवाद के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में करती है, संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात कोई भी निश्चित क्षेत्र के लोगों द्वारा एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए जिस प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाता है। हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन भारत की जनता इसे संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर रही है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार है, 179 भाषाएं हैं। इसके अलावा 544 बोलियां हैं। अगला देखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का विकास वर्तमान हिंदी, अर्धमागधी व सौरसेनी के अपभ्रंश से हुआ है। ये भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में लगभग 40.2% लोगों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है हिंदी का। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी को भारत की राजभाषा की दर्जा ही प्रदान किया गया है। अगर देखते हैं भारत के संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के तहत भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया है। हिंदी भाषा लगभग 1000 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ था। विश्व में भाषा बोलने में हिंदी तीसरे स्थान पर है। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। हिंदी व्याकरण तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल बेस से पकड़ नहीं होती है। ध्यान समझिए, हिंदी व्याकरण को आपके दिमाग में छपवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हिंदी की बोलियाँ देखते हैं। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएँ
व 18 बोलियां शामिल है। सबसे पहले उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसका विकास सौरसेनी से हुआ है, जिसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली जैसे बोलियां शामिल है। अगला है पूर्वी हिंदी। इसका विकास अर्धमागधी से हुआ है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जैसे बोलियां शामिल है। अगला है बिहारी हिंदी, जिसका विकास मागधी से हुआ है। इसमें मैथिली, मगही, भोजपुरी जैसे बोली शामिल है। राजस्थानी हिंदी देखते हैं। इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। इसमें मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी जैसे बोलियों को शामिल किया गया है। अंतिम है पहाड़ी हिंदी, जिसका विकास खस से हुआ है। इसमें गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली जैसे बोलियां शामिल है। हिंदी का क्षेत्र समझते हैं। भारत में हिंदी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड व दिल्ली में बहुतायत मात्रा में बोली जाती है। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में जैसे दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, त्रिनिडाद, म्यांमार, फिजी व मलाया में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला लिपि समझते हैं। किसी भाषा के ध्वनि चिन्हों या संकेतों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाली वर्ण प्रतीकों की व्यवस्था ही लिपि कहलाती है। भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य। हर लिपि को एक विशेष नाम जाना जाता है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। इसके अलावा अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। देवनागरी लिपि समझते हैं। इस लिपि का प्रयोग संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी भाषा के लिए होता है। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आज मैंने भाषा व लिपि की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है। अगले वीडियो हम व्याकरण क्या है इसका पूर्ण विस्तृत वर्णन देखेंगे। अंत में सिर्फ यही कहूँगा, एक ही मंजिल तक कई रास्ते जाते हैं, तू रास्ता बदल कर तो देख, तू पहुँचेगा ऊंचाइयों तक, दोबारा चल कर तो देख। धन्यवाद फ्रेंड्स।